तो सबसे पहले तो चैनल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, और किस आकृति को ज्योग्राफी में देख करके आप उसको चैनल कह देंगे, उसको समझते हैं। अब क्योंकि ये भूगोल को में आया है शब्द चैनल, तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ भूगोल से ही निकलेगा। अगर ये वर्ड ज्योग्राफी में आया है तो इसका अर्थ भी ज्योग्राफी से ही निकलेगा। तो चलिए जानते हैं चैनल क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ये एक संकरा सा रास्ता होता है। मान लीजिए, सपोज करिए आपके सामने एक ये स्थल है, इसको नाम दिया स्थल ए, और इसके बगल में थोड़ी सी दूरी पर एक और स्थल है, एक और जमीन का टुकड़ा है, इसको हमने नाम दिया स्थल बी। तो एक जमीन का टुकड़ा स्थल बी है और एक जमीन का टुकड़ा स्थल ए है। इन दोनों जमीन के टुकड़ों के बीच में ये गैप आप जो देख रहे हैं, इस गैप में मान लीजिए यहाँ से पानी आता है, जल इधर से, और यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ से जो आने वाला है वो क्या है, जल, और यहाँ से जो जाने वाला है वो भी क्या है, जल है। ये पानी है। तो जाहिर सी बात है, अगर इधर से पानी आ रहा है और इस दिशा से जा रहा है बाहर, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है पानी का बहाव। तो यहाँ पर जो जल है वो कैसा है, बह रहा है, बहाव के रूप में है। यहाँ पर जो जल है वो कैसा है, बहाव के रूप में है, यानी वो एक जगह रुका नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो अगर ये जल बहता हुआ है और ये इसी रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और ये करता क्या है, स्थल बी को स्थल ए से अलग कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि स्थल ए को बी से मिला रहा है, आपस में जोड़ भी रहा है। तो चाहे आप ये कह लीजिए कि दोनों को, ए और बी को ये मिला रहा है, या ऐसा कह लीजिए कि दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है। अब देखने से लग रहा है कि ये बहुत पतली सी संरचना है। देखने से क्या लग रहा है कि बहुत पतली सी संरचना है ये क्या है, एक पतली सी क्या है, संरचना। पतली को आप अगर और शुद्ध भाषा में लिखना चाहें तो संकरी भी लिख सकते हैं। पतली लिखें या संकरी लिखें, बात एक ही है। तो ये एक संरचना है, एक पतली सी संरचना है, जो किस चीज की बनी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी मटेरियल से बनी है, प्राकृतिक बनी है, या किसी इंसान द्वारा बनाई गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये प्राकृतिक है या मैन मेड है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है, इससे फर्क नहीं पड़ता है अभी तक फिलहाल। देखने से लग क्या रहा है कि ये पतली सी संरचना है जिसके अंदर से जल एक तरफ से बहता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है। इस संरचना, ये संरचना जो है वो कैसी है, पतली है, मतलब एक संकरी सी संरचना है। ये कर क्या रही है, ये जमीन का जो ए वाला भाग है उससे जमीन के बी वाले भाग को अलग कर रही है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जमीन ए को जमीन ए से आपस में जोड़ रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जमीन ए को जमीन बी से ये अलग कर रही है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं पतली सी, जो ए को बी से अलग कर रही है, और इसमें निरंतर लगातार पानी का बहाव बना हुआ है। पानी मतलब एक जगह पर रुका नहीं है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको हम लोग बुलाते हैं चैनल। ये होता है चैनल। तो यहाँ से आप चैनल को परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं ज्योग्राफी में। तो क्या होता है चैनल, एक पतली सी संरचना जो एक प्रकार के रास्ते को प्रदर्शित करती है। ये एक रास्ता ही तो है जो आपको दिखाई दे रहा है, एक पतली सी संरचना, ये पतली सी है। देखिए ये जो बनावट हमने आपको बना के दिखाया है, तो आप सोचेंगे तो काफी चौड़ा दिखा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं पतली, तो इसको पतला क्यों नहीं बनाया। तो अगर हम बहुत ज्यादा इसको संकरा बना देते, बहुत ज्यादा पतला बना देते, तो आपको समझ नहीं आता। और इतना भी पतला नहीं होता है कि बिल्कुल धागे के समान हो, इतना पतला भी नहीं होता है। अभी जब चैनल को हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में कितने प्रकार के चैनल पाए जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उनकी कुछ एक निश्चित चौड़ाई होती है, मतलब भर की चौड़ाई होती है, जिसको देख करके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चैनल है। वो चौड़ाई आपको बाकायदा दिखाई देगी और आप उसको डिफाइन भी कर पाएंगे, इतनी चौड़ी होती है वो, बहुत पतला भी नहीं होता है,
जैसे यहाँ पर शब्द लिखा है ना संकरी सी, तो आप संकरे का मतलब बहुत पतला मत समझिएगा, एक निश्चित होता है, लेकिन ये बाकियों की तुलना में बाकी बाकी जो आकृति होती है जहाँ से पानी बहता है, जैसे नदी हो गई या कोई नहर हो गई, उनकी तुलना में थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो ये है, इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। तो चैनल क्या हो गया, अगर आप चैनल को परिभाषित करें तो एक भू आकृति जो क्या करती है, एक भू आकृति जो क्या करती है, जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाती है। तो ये भू आकृति में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर बनी हुई एक प्रकार की आकृति होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो ये पृथ्वी की सतह पर होगा और एक प्रकार की आकृति तो है, सीधा दिखाई दे रहा है आपको। जरूरी नहीं है कि चैनल हमेशा सीधा ही हो, आड़ा तिरछा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, सर्प के समान भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर केसेस में सीधा ही होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, जैसे कि सड़क होती है वैसा होता है। तो एक प्रकार की भू आकृति है। ये भू आकृति क्या दिखा रही है आपको, आपको दर्शा क्या रही है, जल के बहाव की रूपरेखा। देखिए बहाव को नहीं दिखा रही है, ठीक है, बहाव की रूपरेखा को दिखा रही है। अब बहाव को दिखाना या बहाव की रूपरेखा को दिखाना, इन दोनों शब्दों में या इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए जल के बहाव को अगर दिखाती तो इसका मतलब क्या है कि हम जल के बहाव को देखते हैं। देखिए समझने के तरीके में और देखने में अंतर है। ठीक है, महाभारत का एक किस्सा है कि जब एक बार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य उनको सिखा रहे थे धनुष बाण चलाना, उनको शिक्षा दे रहे थे, तो बारी बारी से पांडवों को बुलाया और सबसे कहा कि धनुष लो और तीर लो और धनुष पर तीर चढ़ाओ और सामने देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी को पेड़ नजर आया, किसी को पेड़ की पत्तियां नजर आई, किसी को अपने गुरु ही नजर आ गए द्रोणाचार्य। हर किसी को अलग अलग टाइप की आकृति दिखाई दी। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो ये अर्जुन से जब उन गुरु ने पूछा कि भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा सर हमको चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा चलाओ तीर और निशाने को भेज दो। तो यहाँ पांचों पांडवों में और अर्जुन के देखने के नजरिए में फर्क था। ठीक उसी तरीके से इन दोनों सेंटेंस को देखने का, पढ़ने के तरीके के जो नजरिया होता है उसमें अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। यही यूपीएससी भी आपसे जानना चाहता है। वो एक क्वेश्चन देगा, मेंस में अगर 5,000 लोग बैठे होंगे तो 5,000 लोग सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अपना अपना नजरिए के हिसाब से वो लिखेंगे। भाई अकबर का युद्ध अगर आपसे कहा जाए, पानीपत का युद्ध कहा जाए या महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाए, तो इन युद्धों के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों से पढ़ेंगे, कुछ अच्छे राइटर से पढ़ेंगे, कुछ और लो राइटर से पढ़ेंगे, कुछ लोग अपने दिमाग में कुछ रख करके आएंगे, तो सबके लिखने के तरीके में अंतर होगा। इनमें से जो यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उस तरह की रूपरेखा किसने बनाई है, उस तरह के सवाल को किसने अटेम्प्ट किया है या उस तरह के आंसर को किसने लिखा है, इस पे मार्क्स मिलते हैं। तो मेंस में सिर्फ लिखना नहीं होता, लिखने के नजरिए में भी फर्क होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए पर्पज से तैयारी करिए, तो रटिए कम, समझिए ज्यादा, एनालाइज ज्यादा करिए, विश्लेषण ज्यादा करिए। ठीक है, तो जरा इस सेंटेंस को देखिए, इसमें एक तरफ से पढ़िए जल के भाव को दर्शाता है, रूपरेखा को छोड़ दीजिए, और एक बार पढ़िए जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाता है। अब आप सोचोगे एक सामान्य व्यक्ति को अगर हम खड़ा कर दें और दोनों सेंटेंसों को बारी बारी से पढ़ाएं और कहें बताओ दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बता पाएगा। उसको तो लगेगा कि दोनों एक ही हैं, बस केवल रूपरेखा का अंतर है। और अगर वो रूपरेखा को छुपा भी लेगा, एक सामान्य व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, आईएएस या पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो कहेगा इस रूपरेखा शब्द को हटाने से सेंटेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए जल के बहाव को दर्शाता है बस, तो उसके हिसाब से रूपरेखा शब्द अगर आप सेंटेंस में डाल देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप
यूपीएससी लेवल पर जाएंगे तो इस एक शब्द ने एक बहुत अच्छा मेकअप कर दिया है इस पूरे सेंटेंस में। जैसे होता नहीं है, हीरो हीरोइंस के ऊपर अगर मेकअप लग जाता है तो उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है देखने में। कुछ लोग बिना मेकअप के बहुत भद्दे लगते हैं और मेकअप के साथ बहुत सुंदर लगने लगते हैं। ठीक वही चीज यहाँ पर है, रूपरेखा मेकअप कर रही है यहाँ से, समझ लीजिए सेंटेंस का। कैसा मेकअप? जल के भाव को दर्शाता है। अब इसका क्या मतलब है, आप एक पुल पर खड़े हो जाइए और नीचे से नदी को बहते हुए देखिए, तो वहां पर आपको पानी का बहाव नजर आएगा। तो जो आपकी नजर होगी उस समय, तो वो पानी के बहाव पर होगी। जैसा पानी ऊपर नीचे बलखाता हुआ लहराता हुआ जा रहा होगा, वो उसका कहा जाएगा बहाव। अगर वो सीधा जा रहा है तो आप कहोगे जल का बहाव सीधा है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा जा रहा है तो आप कहोगे जल का बहाव तिरछा है, कर्सिव वे में है। तो अब आपने इसमें एक शब्द लगा दिया रूपरेखा। इसी सेंटेंस में जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया? तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो आपने पढ़ा कि जल के बहाव को दर्शाता है, और फिर दूसरा सेंटेंस क्या है, जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाता है। तो रूपरेखा ने सेंटेंस में काफी बदलाव कर दिया, काफी सारे चेंजेस कर दिए। क्या बदलाव कर दिए कि रूपरेखा को दर्शाने का मतलब क्या है कि वो जल के बहाव को नहीं दिखा रहा है, जल के बहाव का पैटर्न दिखा रहा है। एक पैटर्न, पैटर्न शब्द क्या है कि आप मतलब कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये संख्याओं को, अंकों को लिखने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। जैसे आपने एक नंबर लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4, फिर लिखा 5, और फिर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताओ एक गैप है, इस गैप में कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा अंक आएगा। तो सामने वाला जो आंसर दे रहा होगा ना, वो आपके पैटर्न को पकड़ेगा कि आपने क्या पैटर्न फॉलो किया है लिखने का। तो आपने क्या पैटर्न फॉलो किया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार आने वाले नंबर्स हैं। हर दो संख्याओं के बीच में एक का डिफरेंस है। तो अगला वाला जो आएगा वो इसी पैटर्न को पकड़ेगा और सामने लिख देगा 6 और कहेगा हमारा उत्तर सही है। यही यूपीएससी भी आपसे जानना चाहता है। वो आपको एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न को आपको फॉलो करके पूरे आंसर को लिख देना होता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। इसी प्रकार से एक और मान लिखा हो और आपसे कहा जाए बताओ यहाँ पर क्या आएगा इस वाले गैप में, तो क्या लिखा है 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद गैप है। अब आप इस पैटर्न को पकड़ेंगे कि इसमें क्या पैटर्न है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है। तो ये सभी जो है वो विषम संख्याएं लिखी हैं और नंबर्स लिखा है। या ऐसा कह लीजिए कि दो नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 आता है तो 1 का डिफरेंस आता है, लगातार संख्याएं नहीं है। 3 के बाद 4 गायब है, 4 फिर 5 है, 5 के बाद 6 गायब है, 7 है, 7 के बाद 8 गायब है, फिर 9 है। ठीक है, तो संख्याओं में जो लगातार वाला नियम है वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक गैप करके है। तो आप अगली संख्या क्या है, 8 के बाद अगली गैप कर दीजिए 10, यहाँ पर आ जाएगा 11। तो अब क्या किया आपने, आपने पैटर्न को पकड़ लिया। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ है, बहाव का पैटर्न वो अलग होता है, बहाव की संरचना अलग होती है और बहाव अलग होता है। जब पानी के पैटर्न को आप देख रहे होंगे तो आप पानी को नहीं देखेंगे, पानी की आकृति देखेंगे कि पानी का पैटर्न कैसा है। और जब आप पानी के बहाव को देख रहे होंगे तो उसकी आकृति को आप नजरअंदाज कर देंगे। जैसे अर्जुन ने जब बाण चलाया था तो उनको चिड़िया भी नजर आई, चिड़िया का आंख भी नजर आया, अपना धनुष बाण भी नजर आया, पेड़ भी नजर आया, और पेड़ और अपने बीच में जो हवा चल रही थी वो भी नजर आई, सॉरी वो भी महसूस हुई, हवा नजर नहीं आती है, वो भी महसूस हुई। और आसपास खड़े हुए अपने भाई, अपने मित्र, अपने सहपाठी और अपने गुरु द्रोणाचार्य भी नजर आए। लेकिन उनका मकसद क्या था, इन सभी को नजरअंदाज करना और सिर्फ अपना एम देखते रहना और उस पर निशाना लगाना। सेम वही चीज यहाँ है, जब आप रूपरेखा को देखेंगे तो पानी के बहाव को आप नजरअंदाज कर देंगे, बाकी सारी फिजिकल चीजों को, भौतिक चीजों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। आप सिर्फ पानी के बहाव की रूपरेखा देखेंगे कि पानी थोड़ी देर कैसे बहा, मतलब पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कितनी गहराई तक गया, ये सब आप परखेंगे। जैसे जब पहाड़ से नदी नीचे आती है ना, तो नदी का इस तरह का होता है। तो आप देखेंगे क्या, जब आप रूपरेखा को देख रहे होंगे तो आप इसको देखेंगे, पानी कितना ऊपर गया, फिर कितना नीचे आया,
क्या अगली बार भी वो ऊपर गया है या नहीं, या अगली बार भी वो ऊपर नीचे गया है, ऊपर नीचे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए हमने एक श्रृंखला बनाई इस तरीके से, और यहां पर गैप कर दिया, और अगला वाला फिर ऐसे बना दिया। हमने एक सीरीज बना दी और आपसे कहा कि 1 2 3 सीरीज बनी है, यहाँ पे गैप को बताइए क्या होगा। यहाँ पे फिर से वैसे आकृति मैंने बना दी, तो आप क्या देखोगे कि ये पैटर्न कैसा है। पहले नीचे से 0 से शुरू हुआ और एक अधिकतम ऊंचाई तक गया, और फिर अधिकतम ऊंचाई के बाद फिर नीचे आ गया, फिर 0 पर आ गया। देखिए ये पैटर्न है पकड़ने का। यहाँ से आपका सी सैट भी ऐसे सॉल्व होगा। ये जो सी सैट होता है ना, पीसीएस आईएएस के प्रीलिम्स में एक एग्जाम होता है, तो सी सैट भी आपका ऐसे पैटर्न के बेसिस पर सॉल्व होता है। उसमें कोई पढ़ी लिखी चीज नहीं आती कि आप मैथमेटिक्स से रटे हुए सवाल लगा दें, या फॉर्मूला बेस लगा दें, या रीजनिंग के आप लगा दें। तो वहां पर आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझना होता है, और ये आपके मेंस के लिए भी फायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने पैटर्न को समझा कि पहले 0 था, 0 से एक मैक्सिमम हाइट तक बढ़ा, और मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद ये वापस 0 पर आ गया। दूसरा वाला भी वही काम कर रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट तक गया, उसके बाद फिर डाउनवर्ड्स हो गया, फिर 0 से अपवर्ड्स गया मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम से डाउनवर्ड्स हो गया। तो ये तीनों एक पैटर्न को दिखा रहे हैं कि 0 से शुरू करेंगे, एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएंगे, फिर वहां पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। नीचे कहाँ तक आएंगे, 0 तक आएंगे। तो आप सेम पैटर्न यहाँ भी लगा दीजिए। अब ये क्या था, ये था पैटर्न, ये क्या थी, ये थी रूपरेखा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने क्या देखा और क्या नहीं देखा। यहाँ पर आपने सिर्फ इस आकृति की बनावट को देखा है। मान लीजिए यहाँ पर पानी होता, सपोज कर लीजिए यहाँ पर जल होता जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसी रास्ते से होकर के जल का जब भाव आप देखते कि यहाँ पानी यहाँ से बह रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है, तो आप क्या देखते, जल के बहाव को देखते केवल, कि हाँ पानी यहाँ से बहा ऐसे। फिर जब आप इसकी रूपरेखा को भी देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि पहले जल बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर था, मिनिमम लेवल पर था, फिर ये कहाँ गया, फिर अधिकतम ऊंचाई तक उछला, और फिर वहां से उतरने के बाद फिर नीचे आया, फिर दोबारा ये अधिकतम ऊंचाई तक उछला, फिर नीचे आया। तो ये हो गया रूपरेखा। ठीक है ना। तो चैनल जो है ना, एक ऐसी भू आकृति है जो पानी के बहाव को नहीं दिखाती है कि पानी बह रहा है, कैसा बह रहा है, ये नहीं देखना आपको। आपको उस पानी के बहाव की जो पैटर्न है, जो रूपरेखा है, उसको देखना है। उसी आधार पर आप बता पाएंगे कि वो चैनल है या नहीं है। जैसे आपको समुद्र के किनारे खड़ा कर दिया जाए, तो वहां भी पानी बह रहा होगा। फिर आपको वहां से उठा के नदी के किनारे खड़ा कर दिया जाए, वहां भी पानी बह रहा होगा। फिर वहां से उठा के आपको नहर के किनारे खड़ा कर दिया जाए, वहां भी पानी बह रहा होगा। और आपको उठा करके एक घर के सामने जो नालियां बहती हैं सड़क के किनारे, वहां पर खड़ा कर दिया जाए, तो वहां भी पानी बह रहा होगा। तो इन चारों में से आप किसको चैनल कह दोगे, है ना। भाई चारों में तो समानता क्या है, चारों में पानी है, चारों में पानी बह रहा है, और चारों में आसपास जमीन का टुकड़ा है। भाई नाली जहाँ पे खत्म होगी, इधर इधर दोनों जगह जमीन है। समुद्र कहीं ना कहीं तो खत्म होता होगा, तो दोनों साइड जमीन ही तो होगी। आप कितना बड़ा भी समुद्र ले लें, कितना चौड़ा ही समुद्र क्यों ना लें, लेकिन समुद्र के दोनों किनारों पर जमीन ही होती है। समुद्र का समुद्र के साथ मिलन होता है, तो जो दूसरा वाला समुद्र होता है अंतिम वाला, उसकी भी कहीं ना कहीं जमीन होती है। जैसे हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, तो भारत के दक्षिण वाले भाग जहां से हिंद महासागर शुरू होता है, वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। तो तमिलनाडु जमीन ही तो है, फिर हिंद महासागर की अंतिम चौड़ाई कहीं ना कहीं तक तो होगी, वहां भी जमीन होगी। तो दो जमीन के बीच का ये भाग है, और पानी बह रहा होगा। तो इन चारों में से आप किसको देख करके बोलोगे कि भाई ये चैनल है ना। तो वहां पर आपको क्या तरीका लगाना होगा, आपके पास क्या तरीका है कि एक तो जल का बहाव होना चाहिए, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए, प्लस दो जमीन के टुकड़ों को अलग करता होना चाहिए बहाव। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पतला या संकरा संरचना होनी चाहिए, पैटर्न को दिखाने वाला। तो पतली संरचना कहाँ कहाँ पर है, नहर में है और नाली में है। तो आप नहर या नाली को चैनल नहीं कहोगे, नहर या नाली को चैनल के समान बुला दोगे, एक पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि चैनल तो खुद एक आकृति है। ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप इन दोनों सेंटेंस में रूपरेखा का जो वास्तविकता में मीनिंग है वो समझ गए होंगे।
तो चैनल क्या दिखा रहा है हमको? चैनल एक भू आकृति को दिखाता है, जमीन की एक आकृति को दिखाता है जो जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाती है। ठीक है, अब ये जो है ये है कैसी? क्या इस चैनल को मानव ने बनाया है या इस चैनल को प्रकृति ने बनाया है? तो इसका आंसर ये है कि ज्यादातर केसेस में चैनल जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के बीचों बीच हो गया या बड़े बड़े महासागरों में पाए जाते हैं, नदियों में चैनल नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बड़े बड़े समुद्र में पाए जाते हैं तो बड़े बड़े समुद्र इंसान तो बना नहीं सकता, हमारे बस के बाहर की बात है कि हम बड़े बड़े समुद्र को गड्ढा खोद के इतना पानी भर दें, कहाँ से लाएंगे हम पानी इतना? हमारे पास कोई तरीका ही नहीं इतना पानी लाने का। तो जाहिर सी बात है कि इसको इंसानों ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो ये क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक संरचना है। प्राकृतिक संरचना है। तो चैनल एक प्राकृतिक संरचना या प्रकृति द्वारा बनाई हुई एक प्रकार की भू आकृति है, ये कह सकते हैं आप। अगर आप सीधे शब्दों में जिसको लिखना चाहें तो प्रकृति द्वारा बनाई गई एक प्रकार की भू आकृति है जो क्या करती है? जो जल के बहाव की रूपरेखा को दर्शाती है। ठीक है, आप किन किन प्रकार की संरचनाओं को देख करके कह सकते हैं कि ये चैनल है? तो इसमें से नहर जो होती है, नहर के समान अगर कोई आकृति आपको दिखाई दे रही है, मतलब नहर भी आपने देखी होगी ना, जितने भी कैनाल्स हैं, जितने भी नहर हैं, वे सभी चैनल का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं। भाई नहर होती है, चौड़ी होती है, ऐसी होती है, इसमें एक साइड से पानी आता है और एक साइड से पानी निकल जाता है। नहर के एक तरफ भी जमीन होती है और दूसरी तरफ भी जमीन होती है और इसकी कुछ गहराई होती है, बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हम नहर के समान क्यों कह रहे हैं इसको? जरा नहर को इमेजिन करिए, नहर क्या बहुत ज्यादा गहरी होती है? समुद्र के समान नहीं होती है, कम गहरी होती है। तो कम गहरी होने की वजह से ये क्या कहलाएगी? उथली। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उथली संरचना है। तो चैनल कैसा होगा? बहुत गहरा नहीं होगा। गहरा नहीं होगा तो कैसा होगा? कम गहरा, या कम गहरा को आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? उथला। ठीक है, उथला का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आप किसी नदी के बिल्कुल छोर पे खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, जहां पर जमीन और पानी, नदी का पानी एक पास मिलता है, तो नदी का किनारा कहलाता है। नदी के किनारे पर नदियां बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है ना। या आप किसी स्विमिंग पूल में अगर स्विमिंग करने जाएंगे, तो जब स्विमिंग पूल के जो किनारे वाला भाग होता है, जहां पर लोग बैठ करके पानी में पैर डाल के थोड़ा खेलते वगैरह हैं, वहां पर देखिए बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता। फिर जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये गहरा होता जाता है। तो जो किनारा होता है ना, किसी भी बड़ी सी जलराशि का जो किनारा होता है वो हमेशा कम गहरा होता है। तो कम गहरे को हम लोग ज्योग्राफी में एक शब्द में क्या बोल देते हैं? उथला।